नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे पुस्तक प्राइम पर आप लोगों का। बहुत बहुत आभार आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। मैं सभी का परिचय कराना चाहूँगा आप लोगों के साथ में। सबसे ऊपर साइड में नवोन्मेष कुछ तो कहो पे दिख रहे हैं मिस्टर आशीष शुक्ल। ये संस्थापक हैं नवोन्मेष कुछ तो कहो के, लेखक हैं, रंगकर्मी हैं और काफ़ी प्रौढ़ हैं। ये अपने विचार देंगे हमारी कहानी श्रृंखला पर। बहुत बहुत आभार आपका, स्वागत है हमारे पुस्तक प्राइम पर। धन्यवाद दिपेश जी। दूसरी तरफ दिख रही हैं, आई थिंक मुझे नाम नहीं दिख रहा है, हमारी बहन श्रद्धा द्विवेदी जी। आप अध्यापिका हैं और लेखिका हैं। स्वागत है, आपने हमें समय दिया और आप भी विचार रखने आई हैं हमारी कहानी श्रृंखला पर। बहुत बहुत आभार, स्वागत है आपका। धन्यवाद। और हमारे ऋषिराज भैया जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। मैं इनके बारे में कितना भी बताऊं थोड़ा सा कम ही रहेगा, लेकिन फिर भी परिचय जरूरी है। आपका नाम है ऋषिराज सिंह और आप हैं अध्यक्ष स्तंभ फाउंडेशन के, साथ में एक रंगकर्मी हैं और काफ़ी अच्छे लेखक हैं। आपकी वाणी को काफ़ी लोग पसंद करते हैं और वो काफ़ी अच्छे अच्छे मंचों पर आपने अपने विचार दिए हैं। तो आप सभी का स्वागत है हमारी कहानी श्रृंखला पर। हमारी कहानी श्रृंखला के बारे में कुछ बता दूं मैं। ये सोमवार से शुक्रवार एक मुहिम के तहत चल रही थी, जिसे हम कहते थे दिल की बात दीपेश। दिल की बात दीपेश के साथ इसमें हमने पहली कहानी जो निकाली वो रात 8 बजे सोमवार से शुक्रवार तक चलती थी। इसका नाम हमने दिया था दुविधा। ये कहानी है दो ऐसे अव्यक्त प्रेमियों के बीच में जो समाज, परिवार, बंधन और विभिन्न तरीके आदर्श और कर्तव्यों के बीच में बंधे हुए हैं। आप सभी ने सुनी है, इसके लिए आभार। और एक लेखक की सार्थकता यहीं पर सिद्ध होती है कि उसके पास एक अच्छे श्रोता हो। सुनने वाले जब अच्छे होते हैं तो हमारी जो लेखनी होती है वो सार्थक सिद्ध होती है। तो आप इस पर विचार मैं चाहूंगा आप अपने अपने दीजिए कि ये कहानी कैसी लगी और क्या आप इससे सहमत हैं, असहमत हैं। तो मैं शुरू करता हूँ। श्रद्धा, कृपया अपने विचार दें हमारी कहानी श्रृंखला पर। जी धन्यवाद दीपेश। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हिंदी साहित्य के पाठकों के लिए इतनी अच्छी कहानी प्रस्तुत की है। और दुविधा कहानी में जो एक पुत्री के कर्तव्य बोध, एक प्रेमिका की वास्तविक स्थिति और एक मध्यम वर्गीय पत्नी की स्थिति का आपने बेहद और शानदार सुंदर चित्रण किया है। प्रस्तुत कहानी में प्रेम का आपने बहुत अच्छा वर्णन किया है कि दोनों पक्ष एक दूसरे को अच्छी तरीके से समझे और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। जैसा कि मेघा जब मिलती है अजय से, तो आपस में प्रेम के संबंधों के विषय में वो एक दूसरे से बात करते हैं। इस कहानी में जो आपने प्रेम की व्यापकता पर प्रकाश डाला है, प्रेम सिर्फ स्त्री पुरुष के संबंधों के बीच नहीं, अपितु इसका जो क्षेत्र आपने बताया है कि बहुत असीम है, वो वास्तव में है। प्रस्तुत कहानी में एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान भी किया गया है। वह समस्या है कि प्रेम नष्ट होने का कारण क्या है, और उसके प्रति आपने जो बताया है कि यदि हमारे बीच शक जैसी कोई स्थिति आती है तो प्रेम नष्ट होता है। तो एक बहुत बड़ी समस्या का आपने यहाँ पे समाधान प्रस्तुत किया है कि प्रेम के बीच में शक का नहीं आना चाहिए। जब कोई व्यक्ति किसी से प्रेम करता है तो उसकी क्या मना स्थिति होती है, उसका आपने बहुत सजीव चित्रण इस कहानी में किया है। प्रस्तुत कहानी में पिता व पुत्री के पारस्परिक संबंधों को भी आपने बहुत अच्छी तरीके से निरूपित किया है। जहाँ पिता मिस्टर चंद्रा पुत्री मेघा के विवाह की एक धनवान पति चाहते हैं, वहीं मेघा का विचार कुछ पिता से अलग है। वह एक ऐसा पुरुष चाहती है जो धन की जगह उसका चरित्र अच्छा हो। मेघा धनवान विलासी पवन से शादी नहीं करना चाहती, परंतु वह कर्तव्य बोध का उसे भान होता है और वह अपने पिता द्वारा नियुक्त पवन से ही विवाह करती है और अपने प्रेमी अजय को न चाहते हुए भी छोड़ देती है। जबकि उसके हृदय में पवन के लिए जगह है, जबकि अजय के लिए उसके हृदय में प्रेम है। हमारे समाज में जो दिखावा का एक नजारा है वो भी आपने इस कहानी में बहुत अच्छी तरीके से व्यक्त किया है कि लोग सिगरेट पी रहे हैं, सिगार पी रहे हैं और शराब पी रहे हैं। वो भी एक समस्या के रूप में जो आपने मध्यम वर्ग की समस्या को उठाया है इस कहानी में, वो भी मुझे देखने को मिला है। इस कहानी में एक
श्रद्धा, आपकी आवाज रुक रही है, आप दोबारा बोलिए प्लीज। लेकिन आज के परिदृश्य में अगर हम देखें तो यदि हमारे विचार किसी सामने से नहीं मिल रहे हैं तो वो भी एक तरीके का अनमेल विवाह ही है। जैसा कि मेघा और पवन के साथ होता है कि मेघा के विचार एकदम अलग हैं और पवन के विचार उससे बिल्कुल अलग हैं। इस कहानी में धनी वर्ग के कुछ अवगुणों का भी चित्रण किया गया है जिसे शायद धनी वर्ग में अवगुण की श्रेणी में माना ही नहीं जाता है, जैसे सिगरेट या सिगार पीना, कई लड़कियों के साथ रंगरेली करना। इस तरह की परिवार के उनको भी आपने व्यक्त किया है। यह पूरी कहानी सुनने के बाद और हमें यह लगा कि लेखक हमारे मध्यम वर्गीय समाज का एकदम हूबहू चित्रण कर रहे हैं, चाहे इसमें पिता की स्थिति हो या मध्यम वर्गीय प्रेमिका की स्थिति हो या धनवान विलासी रंगरेलियों में मशगूल शराबी पति की स्थिति हो या इन सब में घुट कर जीने वाली मध्यम वर्गीय पत्नी की स्थिति हो। यदि मैं भाषा की दृष्टि से देखूं तो इस कहानी का विश्लेषण करूं तो लेखक ने वास्तव में अपनी कलम ही तोड़ दी है। भाषा शुद्ध हिंदी का प्रयोग तो किया ही है, साथ में ऐसी भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है कि कहानी सुनते वक्त वो हृदय को छू जाती है कहानी, और कहीं लगता ही नहीं है कि ऐसा लगता है जैसे कि हमारे सामने एक चलचित्र सा चल रहा हो। तो यह भाषा का ही चमत्कार है कि कहानी पढ़ते या सुनते वक्त बहुत सहृदयता के साथ मेरे हृदय में उतरती जाती है। यदि मैं वाचन की बात करूं तो निसंदेह अत्युत्तम है सर, आपने बहुत अच्छा शब्दों का उतार चढ़ाव रखा है जिससे कि कहानी सीधे हृदय को स्पर्श किया है। यदि मैं समकालीन समस्या की दृष्टि से बात करूं तो भारतीय समाज में सुखांत श्रेणी के नाटक, कहानी, उपन्यास लिखने का प्रचलन रहा है। तो यदि पाश्चात्य दृष्टि से देखा जाए तो दुखांत श्रेणी के नाटक या शैली लिखे गए हैं। इस कहानी में भी नाट्य दृश्य, नाट्य संघर्ष जैसी योजनाओं की स्थिति हमें दिखाई देती है। इस कहानी की नायिका मेघा अपने पिता मिस्टर चंद्रा से अपने दिल की बात तो कह देती है, परंतु मेघा मध्यम वर्गीय लड़की की तरह ही अंतिम निर्णय जो उसके पिता लेते हैं उसको अस्वीकार कर लेती है तथा वह अपने प्रेमी अजय को छोड़ पवन से विवाह को राजी होती है, जिसकी परिणति हमें असीम दुख, असीम अवसाद और अंततः मेघा की मृत्यु के रूप में दिखाई देती है। यहीं पर ये कहानी समाप्त हो जाती है। दीपेश जी, मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने इतनी अच्छी कहानी हिंदी पाठकों के समक्ष रखी है और आगे आप इसी तरह के कार्य करते रहें और हिंदी साहित्य को इसी तरह से सुदृढ़ बनाते रहें। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार बहन आपका। और एक विरले ही कुछ श्रोता ऐसे मिलते हैं जो इतनी गौर से कहानी का विश्लेषण करते हैं, और बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको कि आपने इसको समझा। मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगा, क्या आप इस चीज से सहमत हैं अथवा नहीं हैं कि जहाँ पर एक कहानी में एक मोड़ आया था कि श्रद्धा को चुनना, मेघा को चुनना पड़ा कर्तव्य और प्रेम में से दो चीजों को, तो आप कहाँ तक उससे सहमत हैं? क्या वो सही था अथवा नहीं? जहाँ तक मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है तो उस हिसाब से मुझे लगा कि वहां पे उसे कर्तव्य को थोड़ा छोड़ के यदि वो वास्तविक जीवन को जीती, जिससे उसका प्रेम जी था, अगर वो उसको एक्सेप्ट करती तो वो ज्यादा बेहतर रहता, क्योंकि एट लास्ट जिंदगी में तो हमें आगे बढ़ना ही है। अब जीवन का यदि देखा जाए एक तरीके का, जो मतलब मैं अपना व्यक्तिगत विचार रखूं तो जी मुझे जी। यही लगा कि यदि वो अपने प्रेमी को पसंद करती तो वो शायद बेहतर स्थिति में होगी। एक प्रश्न। पिता प्रेम को जी तो महत्व देगी, लेकिन साथ साथ में वो अपने अपने आप को भी देखे। ऐसा नहीं है कि जी यदि जी। जहाँ पे पिता का निर्णय सही है तो अपना निर्णय भी अपने पिता से कहकर के अपना उसको बेहतर ढंग से कर सकती है। पूरी तरह से पिता, मतलब पिता ने जो हमें आदेश दे दिया उसको हम कर्तव्य बोध के कारण उसको हम तुरंत एक्सेप्ट कर ले, उसके बाद हमें समस्याएं आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी जी। हृदय तल से आभार आपका श्रद्धा। काफी अच्छे तरीके से आपने हमारी कहानी का विश्लेषण किया, और मुझे खुशी है कि मेरे पास ऐसे भी श्रोता हैं और मेरे पास ऐसे भी पाठक हैं जो इतने
ध्यान से मेरी चीजों को सुनते हैं, पढ़ते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं। आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए। आगे मैं ऋषिराज भैया से निवेदन करूंगा कि आपने क्या अनुभव किया हमारी कहानी में, कैसी लगी आपको कहानी, और वर्तमान परिदृश्य और विभिन्न जो क्रियाकलाप चल रहे हैं नवयुवकों के, नवयुवनाओं के और समाज के, उनमें कहाँ तक आपको ये कहानी सटीक लगती है? जी ऋषिराज भैया। नमस्कार, सभी को नमस्कार। और बहुत बहुत धन्यवाद दीपेश भैया, आपने इस मंच पे हमको ऐसे मनुष्यों के साथ साझा करने का मौका दिया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाषाई आधार पे और साहित्यिक आधार पे व्याकरण रूप में श्रद्धा मैम ने तो बहुत ही विश्लेषण बहुत ही निपुण तरीके से किया है, इसके लिए उनको बहुत बहुत साधुवाद। और लेकिन मैं थोड़ा सा भावनात्मक पहलुओं पे इसके जाना चाहूंगा। तो सबसे पहले बात है कि अपरिभाषित एवं अव्यक्त प्रेम की जो आपने परिकल्पना जो यहाँ पर दिखाई है, इस कहानी में जो प्रदर्शित की है, उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। मैं कहानी को किरदार का दर किरदार अगर क्या कहते हैं कहूँ, तो फिर सबसे बड़ी बात है कि इसमें दो किरदार मुख्य रूप से आपको यहाँ दिखते हैं, लेकिन कहानी मुख्यतः मेघा के आसपास घूमती है। स्त्री के जीवन में कौन कौन से उतार चढ़ाव आते हैं, कैसे कैसे उसको निर्णय लेने पड़ते हैं, इस विषय में कहानी है। तो उसमें एक किरदार है अजय। अजय प्रेम को, जो अव्यक्त प्रेम है उसके अंदर, उसको व्यक्त करने का जो उसके अंदर अंतर्द्वंद है, उसको कचोट रहा है, उसके लिए लगातार वो प्रेरित है कि कुछ ना कुछ उसको कहना है, कैसे कहना है। 3 साल से लगातार वो अपने इस पाक प्रेम को जियाया बैठा है अपने मन में, तो वो उसको समर्पित करना चाहता है मेघा के लिए। लेकिन वह मेघा के विचारों को बहुत ही सम्मान भी देता है, वो मेघा के निर्णयों को सम्मान देता है, क्योंकि एक सच्चे पुरुष की एक जो परिकल्पना है उस पर वो खड़ा उतरता है कि वह निर्णय जो है अंत में सामने वाले के हाथ में दे रहा है। उसके लिए जैसे कि आज नॉर्मली दिखता है कि लोग, स्त्री ने मना किया तो वो अलग अलग कदम उठाते हैं, लेकिन उसमें अपनी सीमाओं का ज्ञान रखते हैं। दूसरी तरफ मेघा है, मेघा जो कि इस कहानी का सर्वाधिक परिवर्तनशील पात्र दिखता है, कि जो स्त्री अपने विचारों को, निर्णयों को लेकर अति स्पष्ट थी, जिसे प्रेम को शरीर नहीं अपितु आत्मा का संयोग माना, लेकिन अंत में पितृआज्ञा के सामने जो है विवश हो जाती है, क्योंकि एक हमारे पितृसत्तात्मक समाज को प्रदर्शित करता है। समाज में पितृसत्ता किस प्रकार से डर चुकी है, जम चुकी है, किंतु अंत तक उसके अंदर वो सच्चे प्रेम की चाहत रहती है। माना कि वह मृत्यु प्राप्त करके, मृत्यु के बाद इस प्रेम को प्राप्त कर पाती है, लेकिन वह उस प्रेम को प्राप्त करती है जिससे यह सिद्ध होता है कि प्रेम जो है वह शरीर का मिलन नहीं, आत्मा का मिलन। आगे बात है मिस्टर चंद्रा की। वो बिजनेसमैन है, वो प्रेम और भावनाओं से अधिक धन और आश्चर्य को महत्व देते हैं, विराटता को महत्व देते हैं। इस वजह से वो चरित्र का विश्लेषण नहीं कर पाते। तो पवन जैसे दुर्गुण व्यक्ति को अपनी पुत्री के लिए चुनते हैं, जो कि उनकी पुत्री के लिए भविष्य में बहुत ही दुखदायी सिद्ध होता है। और एक तरफ पवन जो है, जो अपने धन के नशे में चूर है, जिसको विलासता और जीवन को मतलब विलासता के जरिए से देखना आता है, वो स्त्री को सिर्फ एक भोग की वस्तु मानता है कि स्त्री सिर्फ भोगने हेतु है, इसके अलावा उसका कोई सम्मान नहीं है, कोई वो नहीं। तो इसलिए जो आपकी कहानी में एक समाज का जो परिदृश्य दिखा, एक प्रेम को दिखाने का परिदृश्य दिखा, मुझे वो एक छंद याद आता है अपना कि हाथ में दिल जनाब ले आए, हर खता का हिसाब ले आए, और 2.5 अक्षर थे आपने मांगे, हम लोग पूरी किताब ले आए। तो आपकी पंक्तियों में, आपकी जो कहानी में यही ये दिखा कि प्रेम को कैसे निर्बाध रूप में आपने दिखाया है। बहुत ही शुद्ध आवरण मतलब दिखा उसका, कि प्रेम मात्र सम्मोहन नहीं है, तो शरीर के आवरण का मोहताज नहीं है। प्रेम वह है जो प्राप्त हो जाए तो राधा है, बिना प्राप्त हो जाए तो मीरा है। तो आपको इस इतने निपुण प्रेम को लिखने के लिए, पितृसत्तात्मक समाज का चेहरा दिखाने के लिए, और विलासता और धन के महत्व के ऊपर भावनाओं और क्या कहते हैं अपने निर्णयों के धर्म को ऊपर मानने का जो आपने प्रदर्शन दिखाया है, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। बहुत बहुत आभार ऋषि भैया आपका। एक प्रौढ़ श्रोता के रूप में, प्रौढ़ समीक्षक के रूप में आपने हमारी कहानी का समीक्षा की।
और इतने ढंग से आपने बताया, उसको ढंग से सुना, उसके लिए आपको साधुवाद, हार्दिक बधाई आपको। और मुझे गर्व है कि आप जैसे लोग मुझे सुनते हैं। एक प्रश्न खड़ा होता है, मैंने कहीं पे लिखा था पूरी कहानी में कि आपने जो पाया है वो आपकी किस्मत है, आपका प्रारब्ध है। ये मेघा ने कहा था अजय से कि आपने क्या पाया है वो आपकी किस्मत है, आपका प्रारब्ध है। आप कितना छोड़ सकते हैं अपने प्रेम के लिए, अपने कर्तव्य के लिए, अपने पितृ प्रेम के लिए, अपने आदर्श के लिए, वो आपकी वास्तविक क्षमता को दर्शाता है। तो इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं, असहमत हैं? इस चीज पे आपका विचार चाहूंगा सर। मैं इस हद तक इस बात से सहमत हूँ कि प्रेम जो है वो त्याग का एक दूसरा नाम है। सच्चाई बात यही है कि प्रेम सिर्फ प्राप्त करना नहीं है। यदि आप कितना त्याग कर पा रहे हैं किसी के लिए, कितना छोड़ पा रहे हैं कुछ किसी के लिए, यही सबसे बड़ा प्रेम का एक एक परीक्षा भी है, एक क्या कहते हैं दर्शाने का तरीका भी है। तो मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ पूरी तरह से, क्योंकि प्रेम मीरा ने भी किया जिसने अपना जीवन पूरा कुर्बान कर दिया, लोगों का सुना नहीं। और प्रेम राधा ने भी किया जो गली गली भटकती रही, कृष्ण के जाने के बाद भी जो है उसने अपने प्रेम को खत्म नहीं किया। तो प्रेम जो है बिल्कुल त्याग का दूसरा नाम है। बहुत बहुत आभार आपका ऋषि भैया, हमारे साथ में जुड़ने के लिए, इतनी अच्छी समीक्षा के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मैं हमारे आशीष जी से निवेदन करूंगा, जो कि संस्थापक हैं नवोन्मेष के और काफी अच्छे वक्ता हैं। आप मुझे बताएंगे कि ये कहानी सुनकर आपको कैसा लगा, वर्तमान परिदृश्यों पर ये कैसी चोट कर रही है, और कैसा आपको लगा इससे कि क्या कुछ बदलाव आएगा पढ़ने के बाद? सबसे पहले धन्यवाद दीपेश जी, आपने हमारा स्वागत किया। और मैंने अभी श्रद्धा जी को और ऋषि जी को सुना। श्रद्धा जी ने एक्चुअली जो विश्लेषण किया है कहानी का, वो समीक्षा, वहाँ पे उन्होंने लगभग सारे ही पहलुओं को गिना दिया है, जहाँ पे लगभग अब कहने में कुछ बचा नहीं है। चाहे वो भाषा शैली हो, चाहे वो एक चित्रात्मक प्रदर्शन हो कहानी का जो पाश्चात्य और भारतीय संस्कृति में कैसे हम कहानी का एंड करते हैं, दुखान सुखान, वो सारी चीजें लगभग उन्होंने बता दी है। तो मैं कहानी की समीक्षा इन तथ्यों के आधार पर नहीं करूंगा। तो श्रद्धा जी ऑलरेडी पहले से जमीन को बंजर कर चुकी है। उसके बाद भावनात्मक स्तर पर ऋषि जी ने, ऋषिराज सिंह जी ने जो विश्लेषण किया है वो बहुत ही सकारात्मक, और बोले कि वर्तमान धरातल पर वो वास्तविकता भी है। और जहाँ जहाँ उन्होंने मीरा और राधा के उदाहरण के माध्यम से जो प्रेम की जो पराकाष्ठा है और जो प्रेम का जो सच है, जो शायद एक प्रेमी जीता है त्याग की भावना के साथ, वो पक्ष भी उन्होंने बहुत ही सुंदरता से इसको प्रदर्शित कर दिया है। तो कहानी के ये दो तरह के विश्लेषणों के बारे से मैं एकदम संतुष्ट हूँ। और मैं थोड़ा सा अपना समीक्षा क्या कहिए, एक फीडबैक देना चाहूँगा। जैसे आपने बोला है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, जी हाँ, मैं आज का जो युवा है उसको आपकी कहानी को जोड़ना चाहूँगा। कहानी के बारे में लगभग वैसे सभी लोग जान चुके होंगे कि ये एक एक प्रेम है, एक मेघा की जो प्रेम कहानी है, और वहाँ पे उसके बीच कर्तव्य और प्रेम के बीच कुछ दुविधा थी। शायद कहानी का नाम इसलिए दुविधा रखा गया है कि वो अपने पिता की बातों को माने, और या अपने जो दिल का जो प्रेम है, जो वो लिखती है, जो करना चाहती है, उसकी बात माने। लेकिन अब मैं आता हूँ वर्तमान परिदृश्य में। ये जो कहानी है इसको हम ठीक है, जो हम जैसे सुनने से जो हमें लगा ये बहुत ही चित्रात्मक है। एक्चुअली जब हम सुन रहे थे तो हम वो मैं विजुलाइज कर पा रहा था कि एक खिड़की के सामने मेघा खड़ी है, सामने अजय है, कहीं उसके पिताजी अंदर हैं, ठीक है, लेकिन वो लिख रही है। शायद वो कुछ चीज़ें अपनी आंखों के माध्यम से कह रही है अजय को, अजय भी शायद अपनी आंखों के माध्यम से उन चीज़ों को सुन रहा है। और बिना एक अनकहा प्रेम है जब वो दोनों एक दूसरे के समक्ष आते हैं। लेकिन अगेन फिर से वही होता है, जब मेघा को अपने दायित्व अपने पिताजी के कहने पे उस बिजनेसमैन की शादी करना पड़ता है, तो वो एक दूसरा संवाद है। बट यहाँ पर मैं आता हूँ वर्तमान परिदृश्य में आखिर आज का युवा कहानी से करता है। जो मैं अपना अनुभव बताता हूँ, हमारे मोहल्ले में भी हम बोलते हैं ना चैरिटी बिगिंस एट होम, तो घर से ही चालू होता है। तो खैर अब मैं तो प्रेम वाली कैटेगरी से थोड़ा सा निकल चुका हूँ, लेकिन हमारे मोहल्ले में एक लड़का है और एक हमारे यहाँ मतलब एक है, महिला भी है। तो पिछले 4-5 सालों से मैं देखता हूँ कि वो उसकी मतलब वो कौन है एक्चुअली, तो अभी जो उनके कॉलेज जाने का
समय उन लोगों ने कभी भी बातें नहीं करी, आते हैं जाते हैं स्कूल। लेकिन कहीं न कहीं ये जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जो आज का युवा है वो इतना इंतज़ार शायद नहीं करता है। वो इतना इंतज़ार नहीं करता है कि मेघा के पास जाए, अपने शब्दों को कहने में इतना ज़्यादा टाइम ले। तो आपकी कहानी बहुत सार्थक है एक्चुअली साहित्य के स्तर पे, साहित्यिक विधा में अगर देखा जाए, लेकिन जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो आज का युवा कर रहा है, वो इतना शायद समय नहीं लेता है, वो अपनी भावनाओं को कहता है। अब मैं श्रद्धा जी की बात पे आता हूँ, जहाँ पे शायद मेघा ने अपनी पिता की बातों को मान लिया था, और आपका जो वक्तव्य है कि ये जो हमें मिलता है वो प्रारब्ध है और हम जो छोड़ देते हैं कहीं न कहीं वो प्रेम है, ऐसा कुछ ऐसा आपने बोला था। मैं उससे वाकिफ़ रखता हूँ आपसे, जो आपने कहा था, मैं समर्थन करता हूँ। लेकिन आज की डेट में शायद ऐसी महिलाएँ हैं अधिकता में, लेकिन ऐसी बहुत सी महिलाएँ, बहुत सी प्रेम युगल हैं, जो कि पिताजी के विरोध में भी जाते हैं। उनको लगता है कि जो उनका एक बेटी होना तो ठीक है, एक बेटी तो आप सिर्फ़ इस वजह से हो गई क्योंकि बेटा और पुत्र होना ये हमारे पास विकल्प नहीं है। हम किसी परिवार में पैदा हो सकते हैं, लेकिन किसी से प्रेम करना ये एक विकल्प है। तो जो अजय और मेघा का जो प्रेम था, वो उन्होंने खुद चुना था, वो उनकी चॉइस थी। तो आज के समाज में शायद ऐसा नहीं होता है। अगर आज का समाज होता शायद अजय पहले से कह चुका होता, मेघा मेघा भी पहले से कह चुकी होती। हाँ, अगर फाइनेंशियली अगर वो सक्षम होते कि वो अपना जीवन यापन कर सकते हैं, तो शायद इस कहानी का जो मोड़ है वो होता मेघा और अजय एक साथ होते, और शायद उस व्यक्ति का विरोध कर लेते हैं जो कि इस कहानी में विलन है एक्चुअली, जिसको कि आप दिखा रहे हो शराब और वो जो विलासिता का जीवन व्यतीत कर रहा है। तो शायद अगर इतना प्रौढ़ पिताजी हैं, तो शायद वो भी अपनी बेटी मेघा जैसी पुत्री को उससे शादी कहने के नहीं कहते। सी मैं कहना चाह रहा हूँ कि कहानी की समीक्षा जो अभी श्रद्धा और ऋषि आज जी ने करी है, समीक्षा वही है। लेकिन चूंकि जो आपका प्रश्न था वर्तमान परिदृश्य में इस कहानी को जो वर्तमान का युवा है उससे तुलना करना, तो यहाँ पे ये तुलनात्मक अध्ययन है मेरा। बाकी कहानी आपकी सुन के आपकी जो आपका जो कहने का लहजा था उसको मैं खुद विजुलाइज कर पा रहा था कि मेघा खड़ी है, उसके सामने अजय है। तो बहुत ही अच्छा प्रयास है, और मैं उम्मीद करूंगा आने वाले दूसरे एपिसोड में भी आप नई नई कहानी के साथ आएँ, और हम हम उसको सुनना पसंद करेंगे और कोशिश करें कि अपनी बातों को हम कह सकें। तो दीपेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत आभार आशीष जी, आपकी आपने एक बहुत ही जो आपकी तीक्ष्ण दृष्टि है उससे आपने हमारी कविता कहानी को देखा और उसको सुना, विश्लेषण किया। लेकिन मैं बताना चाहूंगा आपको कि जो लिखने का मेरा एक मेन उद्देश्य था, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मैं थोड़ा सा बता दूं कि मैंने क्यों लिखा था, कैसे लिखा और क्या उनके विभिन्न तरीके के स्तर रहे। जैसा कि आशीष जी ने बताया कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कहीं ना कहीं विरोधाभास है, क्योंकि कहानी मुख्यतः आदर्शवादी है और वर्तमान परिप्रेक्ष्यों से वो बिल्कुल ही हट के दिखती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब भी समाज बिगड़ता है तो एक साहित्यकार ही उस समाज को आईना दिखाता है। सत्य वचन जी, सही कह रहे हैं। तो उस इस समाज को आईना दिखाने के लिए वर्तमान नवयुवकों को एक दिशा और वास्तविक प्रेम का भान कराने के लिए ये जो मैंने कहानी लिखी, वो मैं यही चाहता था कि लोग इसे पढ़ें और कुछ ना कुछ उससे सीखें। मैंने इस कहानी के बारे में अगर मैं बताऊं तो मैंने इसमें भाव पक्ष भी रखा, कर्म पक्ष भी रखा और साथ में इसका दार्शनिक पक्ष भी मैंने इसमें दिया। कहीं कहीं पे जो प्रेम का है उसका वर्णन दार्शनिक पक्षों पर किया कि किस तरीके से होना चाहिए, क्या भाव होते हैं, या फिर हमारे मिलन से पहले कभी कभी हमारी क्या मनाही स्थिति होती है। उन सब चीजों का जो मैंने वर्णन करने की कोशिश की, मुझे पता नहीं कि मैं कहाँ तक सफल रहा, लेकिन जहां तक आप लोगों का प्यार मिला, जिस तरीके से आपने मुझे बताया, मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरा पहला प्रयास और आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया। तो फिर से धन्यवाद देता हूँ आप लोगों को। और दूसरी बात कि आगे भी हमारी कहानी आती रहेगी, आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहिए। अब अगर आप तीनों लोगों को कोई भी प्रश्न करना है मुझे कहानी पे, या फिर आपको कुछ ऐसा लगता है कि मुझसे पूछना चाहिए कि क्या मना स्थिति, या फिर कुछ ऐसा कि जिस कारण से आपने लिखा, तो आप पूछ सकते हैं। जी दिपेश जी अच्छा, बस मुझे अभी तक जो मैंने आपको सुना है मैं आपको पढ़ता भी रहता हूँ रेगुलर, तो मुझे ऐसा कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे ये पूरा जो सप्ताह था आपका एक एक कहानी जो थी प्रेम पे आधारित थी, तो मैं यही चाहूँगा कि जो व्यक्ति मतलब जो एक श्रोता के रूप में जो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, जो मेरा अनुरोध है
अगर हर हफ्ते आप किसी न किसी दूसरे विषय, जैसे कि प्रेम है तो कहीं न कहीं कुछ और, या एक मतलब आप समझ रहे हैं ना? तो जी 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 अलग-अलग विषयों पे अगर हर एक हफ्ता जी। एक अलग-अलग विषयों के रहे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बस ये मेरा सलाह है, बाकी कोई प्रश्न नहीं। मैं जल्द ही एक हफ्ता तो बीच में मैं रोकूंगा, क्योंकि पुस्तक प्राइम पर काफी जो पब्लिकेशंस हैं, काफी लेखकों की पुस्तकें आ रही हैं समीक्षा के लिए। तो एक हफ्ते मुझे समीक्षा करनी है, और जैसे ही अगला हफ्ता होता है हम आपके सामने एक काफी अच्छी रोमांचकारी और जो समाज का बहुत ही घुटन भरा एक जीवन होता है एक छात्र का, मैं वैसे डिक्लेयर नहीं करना चाह रहा था, लेकिन आपके प्यार के कारण मुझे बोलना पड़ रहा है कि अगर एक हफ्ते बाद मैं एक ऐसी कहानी लेकर आ रहा हूँ जिसमें काफी गरीब परिवार के छात्र की जो जद्दोजहद होती है एक शहर के अंदर, कैसे वो अध्ययन करता है, कैसे वो हॉस्टल में रहता है, क्या उसकी परेशानियां रहती हैं खाने की, पीने की, रहने की, उन सबको वर्णन करने वाली एक ऐसी कहानी मैं लेकर आऊंगा बहुत जल्द ही आप लोगों के सामने। ऐसे ही प्यार देते रहिए। और भी ऋषिराज भैया, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी भैया, एक सवाल था इस कहानी से लेके जी कि जैसे कि पितृसत्तात्मक समाज में के जो निर्णय जी। जो पिता का निर्णय है, जो भाई का निर्णय है, जो मतलब जो पितृसत्तात्मक समाज के निर्णय है, उनको कर्तव्य पक्ष से जोड़ के देखना क्या कहाँ कितनी हद तक सही है, कितने हद तक सही है? मुझे लगता है कि जहां तक मैंने ये कहानी लिखी थी, तो अगर कर्तव्य दोनों अपना निभा रहे हैं, क्योंकि एक ही व्यक्ति कर्तव्य निभाने से काम नहीं चलेगा। अगर वो पुत्री है तो पुत्री का कर्तव्य निभा रही है, और अगर पिता भी अपना कर्तव्य निभा रहा है सही तरीके से, तो मुझे लगता है कि कर्तव्य निभाना चाहिए पुत्री को भी। और बिल्कुल। जैसा कि इस कहानी में लिखा हुआ है मैंने, कि पिता खुद ही अपने कर्तव्य से विमुख है और पुत्री ने अपना कर्तव्य पथ चुना है, तो ये उसकी मर्जी रही है। वैसे अगर दोनों बिल्कुल। अपने कर्तव्य पक्ष पर बहुत अच्छे तरीके से अडिग हैं, तो मुझे लगता है अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक पिता का जो रहता है कर्तव्य, वो ये रहता है कि एक अच्छा लड़का उस लड़की के लिए ढूंढना जो उसके साथ में वो सही तरीके से सेट हो पाए उसकी लाइफ। और यहाँ पर वो ऐसा देखा नहीं जा रहा था, क्योंकि मेघा ने प्रश्न भी किया था कि क्या आपको लगता है कि जो व्यक्ति हमेशा जैक डेनियल्स की शराब और क्यूबन सिगार हाथ में पकड़े रहता हो, उससे मेरी शादी करना सही रहेगी क्या? और फिर भी मिस्टर चंद्रा ने उसकी शादी उसके साथ में की। तो कहीं ना कहीं जो उनके पिता थे वो कर्तव्य पक्ष से खुद ही विमुख थे। वैसे मैं कर्तव्यों को बड़ा मानता हूँ कहीं ना कहीं, लेकिन अगर सभी अपने कर्तव्यों पर अडिग रहेंगे तो ये समाज सही तरीके से चल पाएगा। धन्यवाद। जी श्रद्धा जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? आपने बहुत बेहतरीन कहानी लिखी, मुझे सुनने में बहुत ही अच्छी लगी आपकी कहानी। और जो आपने कर्तव्य का द्वंद या इसमें प्रस्तुत किया है, बहुत बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया है। और आप इसी तरह से अच्छी अच्छी कहानियां हमारे समाज को देते हैं, और हम सुनते रहेंगे, और हो सकेगा तो भविष्य में मैं अपनी भी कहानी आपके माध्यम से यहाँ जी प्रस्तुत जी करूँ। जी बिल्कुल। सभी का बहुत बहुत आभार हमारे साथ में जुड़ने के लिए, और मैं बयां नहीं कर सकता कि मुझे कितनी खुशी हो रही है कि आप जैसे प्रौढ़ व्यक्ति मुझे सुनते हैं और पढ़ते हैं। मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है, शब्दों में बयां करना काफी नहीं होगा। और मेरे साथ में अपना आपने कीमती समय दिया, उसके लिए भी आभार। ऐसे ही आप आगे भी हमें प्यार देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।